established for the selection criteria of the engineering economic study. ठीक है, अब ये मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न कैसे हम सेट करते हैं? This is the definition. The minimum attractive rate of return, MAR, is a reasonable rate of return established for the evaluation and selection of alternatives. A project is not economically viable unless it is expected to return at least the MAR. MAR is also referred to as the hurdle rate, cutoff rate, benchmark rate, and minimum acceptable rate of return. ये basically rate of return है, but this is the minimum amount which is acceptable. ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं इन्वेस्टमेंट के लिए. अब उसके अकॉर्डिंगली हम जो मार हमारा सिलेक्ट होगा उसके हिसाब से हम वो ऑल्टरनेटिव चूज कर सकते हैं. अगर किसी में उससे कम प्रॉफिट मिल रहा है हमें, तो हम उसको अवॉइड कर देंगे या इग्नोर कर देंगे. ठीक है, तो अब यहाँ पे एक ग्राफ है, अगर ये सबको नजर आ रहा है. ठीक है, दिस इज द ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फिगर 112, पेज नंबर 27, आई थिंक 26, सेम पेज 26. अब इसमें डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं. सबसे पहले रेट ऑफ रिटर्न ऑन सेफ इन्वेस्टमेंट. सेफ इन्वेस्टमेंट क्या होती है? फॉर एग्जांपल वो पॉलिसीज जो गवर्नमेंट की तरफ से गिवन होती हैं, जैसे नेशनल सेविंग स्कीम्स, different types of bonds, etc. So this is the safe investment. अब जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं या इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनका रेट ऑफ रिटर्न इस सेफ इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होगा. ठीक है, मगर मार जो है वो सेफ इन्वेस्टमेंट से कुछ ज्यादा है और बाकी जो प्रोजेक्ट पे रेट ऑफ रिटर्न है उनसे कम होगा, ताकि हम ये सिलेक्ट कर सकेंगे कौन से ऑल्टरनेटिव हमें चूज करना है और कौन सा नहीं करना है. कम से कम किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को एक्सेप्टेबल करने के लिए ये जरूरी है कि वो मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न यानी कि मार ऑफर कर रहा हो. इसमें ये सबसे नीचे है सेफ इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न, उससे ऊपर है मार. ऑल प्रपोजल्स मस्ट ऑफर एट लीस्ट मार टू बी कंसीडर्ड. उसके ऊपर क्या है? रेंज फॉर द रेट ऑफ रिटर्न ऑन एक्सेप्टेबल प्रपोजल्स इफ अदर प्रपोजल्स वर रिजेक्टेड फॉर सम रीजंस. और सबसे ऊपर व्हाट वी हैव एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन ए न्यू प्रपोजल. ये बात समझ में आई? किसी हद तक क्लियर हुई है? आवाज आ रही है मेरी? हेलो? नहीं, समझ नहीं आई. क्या चीज? सर आपकी पिक्चर भी नहीं आ रही. वापस बता दो. पिक्चर नहीं, आवाज आ रही है? नहीं आ रही? पिक्चर तो नहीं आएगी क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. सर नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही. एक मिनट बेटा, मैं फिर शेयर करता हूँ पिक्चर. अब बताओ मुझे, आवाज और पिक्चर दोनों नहीं आ रही है? सिर्फ पिक्चर नहीं आ रही है, वीडियो नहीं आ रही है?
पिक्चर नहीं आ रही सर, स्क्रीन की शो। स्क्रीन नहीं आ रहा? अच्छा तो कोई बात नहीं, पेज नंबर 26 ओपन कर लो बुक का। दिस इज पेज नंबर 26, definition of MAR, minimum attractive rate of return. अच्छा, जिस फिगर की हमने बात की है, दिस फिगर इंडिकेट्स द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न वैल्यूज इन द यूएस। द करंट US Treasury bill return is sometimes used as the benchmark safe rate. The MAR will always be higher than this or a similar safe rate. The MAR is not a rate that is calculated as a rate of return. The MAR is established by a financial manager and is used as a criteria against which an alternative's rate of return is measured when making the accept reject investment decisions. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं, ठीक है। अब यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस फॉर इन्वेस्टमेंट। तुम अपने घर के ऊपर एक मंजिल बनवा सकते हो ऊपर और उसको किराए पे दे सकते हो, एक ऑप्शन। बैंक में सेविंग अकाउंट में रख सकते हो और यू विल गेट प्रॉफिट फॉर दैट इंटरेस्ट, सेकेंड ऑप्शन। किसी सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो, अनदर ऑप्शन। गाड़ी लेके उबर के ऊपर चलवा सकते हो मतलब, फोर्थ ऑप्शन। सो यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस जिसको तुम कंपेयर कर सकते हो आपस में कि किसमें फायदा है किसमें नुकसान है, ठीक है। अब इतने सारे जब ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो एक जो थ्रेशोल्ड लेवल सेट होगा वो कैसे सेट होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर तुम सेफ इन्वेस्टमेंट की बात करो तो सेफ इन्वेस्टमेंट इज दैट कि तुम बैंक में रख दो और सेविंग अकाउंट में रख दो, वो तुम्हें 5% 6% प्रॉफिट दे देंगे पर ईयर। सो दिस इज द सेफ इन्वेस्टमेंट। मार इससे कुछ ऊपर एग्जिस्ट करेगा, फॉर एग्जाम्पल 8%, 7%, 8%, ठीक है। अब बाकी जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनकी जैसे मैंने अभी मिसाल दी, व्हाटएवर यू डू, तो उनकी जो रेट ऑफ रिटर्न है इट शुड बी ग्रेटर देन मार, यानी कि अगर 8% मार है तो इट शुड बी ग्रेट लाइक 9%, 10%, 11%, समथिंग लाइक दैट। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया, ऑल्दो द मार इज यूज्ड एज अ क्राइटेरिया टू डिसाइड ऑन इन्वेस्टिंग इन प्रोजेक्ट, the size of MAR is fundamentally connected to how much it costs to obtain the needed capital funds. फॉर एग्जाम्पल तुम एक HD TV LED लेना चाहते हो and you have 3 options कि तुम किस तरह से उसका फंड मेंटेन करो। फर्स्ट थिंग, यू कुड ऑब्टेन अ बैंक लोन। अगर तुम बैंक से लोन लेते हो तो वो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है दैट विल बी 9% पर ईयर, ठीक है। दूसरा ये है कि यू कैन यूज योर क्रेडिट कार्ड टू पे ऑफ द बैलेंस ऑन मंथली बेसिस। अगर तुम क्रेडिट कार्ड यूज करते हो और मंथली इंस्टॉलमेंट कराते हो तो यू विल बी पेइंग 15% पर ईयर। लास्ट ऑप्शन इज कि तुम्हारे पास कुछ सेविंग है जो कि तुमने अपने बैंक में रखी हुई है, सेविंग अकाउंट, और वो तुम यूज करते हो। अगर तुम वो यूज करते हो तो जो बैंक तुम्हें पे कर रहा है अप टू 5% पर ईयर, तो ऑब्वियसली वो उससे तुम्हें हाथ धोने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं, 9% फॉर द बैंक, 15% फॉर द क्रेडिट कार्ड एंड 5% रेट फॉर द इंटरेस्ट ऑन योर सेविंग।
In analogous ways, corporation estimate the cost of capital from different sources to raise funds for engineering projects and other types of projects. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल थी. इसी तरह जो कॉर्पोरेशंस हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फंड रेज करती हैं फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. ठीक है, ये बात समझ में आई? हाँ भैया, क्लियर हुआ कुछ? स्पीक अप. So that I know that everyone is listening. Yes, sir. Good. अच्छा, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है सो फार अभी तक. मार में ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है. अब हम फाइनेंसिंग की तरफ आते हैं. इन जनरल कैपिटल इज डेवलप्ड इन टू वेज. कैपिटल क्या चीज है? इसकी हमने फंड फॉर प्रोजेक्ट. ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट के करने के लिए या किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमें कैपिटल की जरूरत होती है. ठीक है, अब कैपिटल दो तरह से आप ऑब्टेन कर सकते हैं. एक तो ये कि आपके पास अपना हो, ये इंडिविजुअल के लिए भी है और ये ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए ये फिनोमेना एग्जिस्ट करता है. या तो ये कि आपके पास जो भी आप काम करने जा रहे हैं, जो भी आपका ऑल्टरनेटिव है, उसके लिए जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये आपकी अपनी जाती हो, चाहे वो सेविंग्स की सूरत में हो या सर्टिफिकेट्स की सूरत में हो. ठीक है, इट्स योर ओन मनी. यू कैन बी एन ऑर्गेनाइजेशन व्हाटएवर. ठीक है, तो ये कहलाएगी इक्विटी फाइनेंसिंग. अगर आप अपने पैसे दे रहे हैं तो ये इक्विटी फाइनेंसिंग है. दूसरा तरीका ये है कि आपके अपने पास पैसे नहीं है, आप किसी और से लोन लेते हैं, चाहे आप बैंक से लें, चाहे गवर्नमेंट से लें, चाहे कहीं से लें, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से लें या दूसरे इंडिविजुअल से लें, तो वो कहलाती है डेबिट फाइनेंसिंग. In general, capital is developed in two ways: equity financing and debit financing. A combination of these two is very common for most projects. The corporation uses its own equity financing. The corporation uses its own funds from cash on hand, stock sales, or retained earnings. ठीक है, कॉर्पोरेशन अगर अपने फंड इस्तेमाल करती है, कहाँ से आएंगे उसके पास फंड? उसके जो कैश है या जो कंपनी के स्टॉक सेल करते हैं उससे जो पैसे हासिल होते हैं, और या जो अर्निंग है. कैश सेविंग और इन्वेस्टमेंट, जाहिर है इंडिविजुअल्स के स्टॉक्स नहीं होते, स्टॉक कंपनी के ही होंगे, तो सेविंग या इन्वेस्टमेंट हो सकती है. अब जो ऊपर हमने एग्जाम्पल की बात की थी उसके अंदर अगर हम 5% सेविंग वाला ऑप्शन लें तो दैट विल बी काउंटेड एज इक्विटी फाइनेंसिंग, क्योंकि वो आपके अपने पैसे थे जो आपने सेविंग अकाउंट से निकाले और टीवी खरीद लिया, एलईडी. डेबिट फाइनेंसिंग, corporation borrows from outside sources, repays the principal and interest according to some schedule. अच्छा, अब डेबिट फाइनेंसिंग में क्या करती है? कॉर्पोरेशन बोरो करती है आउटसाइड सोर्सेज से, जिसमें बैंक भी आते हैं, गवर्नमेंट भी आती है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं, और एंड रिपेज द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू सम स्केड्यूल. अगर आपने किसी से पैसे बोरो किए हैं तो आपको प्रिंसिपल भी देना है और इंटरेस्ट भी देना है, जो कि हमने पहले जिसकी बात की थी. सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, कितने अरसे के लिए है, ऑल दीज थिंग्स. क्या इंटरेस्ट रेट क्या है,
Sources of debit capital may be bonds, loans, mortgages, venture मेरे स्क्रीन नजर नहीं आ रही सर. capital pools, and many other. And many others. Individuals too can utilize debit sources such as the credit card and bank options. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बट यू आर एन इंडिविजुअल तो भी आप डेबिट फाइनेंसिंग कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कार्ड यूज. एक्सक्यूज मी सर, स्क्रीन जो कि नजर नहीं हमारे आ रही. ऊपर वाले केस में क्रेडिट कार्ड के लिए 15% था और बैंक ऑप्शन के लिए 9%. हाँ बेटा बोलो. स्क्रीन शो नहीं हो रही. बोलो, आवाज नहीं आ रही मुझे. सर स्क्रीन शो नहीं हो रही सर. हाँ जोर से बोलो भाई. सर स्क्रीन शो नहीं हो रही. स्क्रीन नहीं शेयर हो रही तो पेज नंबर 27 खोल लो. दिस इज पेज 27 ऑफ द बुक. ओके सर. डेबिट फाइनेंसिंग से नीचे हैं. अच्छा, नाउ वी कम टू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, ये एक और टर्म है. बेसिकली रेट ऑफ रिटर्न और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बीच में मार एग्जिस्ट करता है. अब क्या चीज है ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? Combination of debit equity financing means that a weighted average cost of capital results. अब हम जब हमने डिफरेंट सोर्सेस के ऊपर बात की थी, अगर हम उनका कॉम्बिनेशन बनाएं, कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करने के बजाय हम डिफरेंट सोर्सेस को मर्ज कर दें फॉर द फंड रेजिंग या कैपिटल के लिए. ठीक है, तो द रिजल्ट विल बी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. फॉर एग्जांपल, अगर हमने एलईडी टीवी की बात की थी तो वी से कि हम 40% क्रेडिट कार्ड मनी से दें एट 15% और 60% सेविंग अकाउंट फंड से दें एट 5%. ठीक है, तो ये बेसिकली हमने दो हिस्सों में इसको तोड़ लिया. बैंक की बात हम नहीं कर रहे, हमने सिर्फ यहाँ पे दो ऑप्शन अवेल किए हैं, 40% फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड एंड 60% फ्रॉम द सेविंग अकाउंट. समझ में आ रही है ये बात? तो जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? 40% इज इक्वल टू 0.4 into 15 plus 60% is 0.6 into 5%. तो क्योंकि 15 और 5 को हमने परसेंट में ही रहने दिया है तो आंसर विल बी 9%. Is everyone getting this? ये बात समझ में आई? This is very important and difficult. No sir. ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है. अगर हमने दो ऑप्शंस एट अ टाइम सिलेक्ट किए हैं और उनको परसेंटेज वाइज डिवाइड कर दिया है, ठीक है, लेट्स से हम क्रेडिट कार्ड से 40% अमाउंट ले रहे हैं और 60% अपने सेविंग अकाउंट से ले रहे हैं टीवी लेने के लिए, तो जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा WACC, दैट विल बी 9%. किस तरह? 0.4 मल्टीप्लाई बाय 15% एंड 0.6 मल्टीप्लाई बाय 5%. और ये जो WACC है, इट इज लेस देन मार्क, मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न.
For corporation, the established MAR used as a criteria to accept or reject an investment alternative will usually be equal or higher than the WACC that the corporation must bear to obtain the necessary capital funds. ठीक है, अब ये बात थोड़ा से कॉन्सेप्चुअल है, समझने की जरूरत है. WACC वो चार्जेस हैं जो आप फंड रेज करने के लिए बियर कर रहे हैं. कैपिटल को जमा करने के लिए you will be paying this much amount, WACC, weighted average cost of capital. ठीक है, तो ऑब्वियसली जब तुम उस अमाउंट को किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे तो क्या उससे कम पैसे लेना पसंद करोगे? आंसर मी प्लीज. आवाज आ रही है मेरी? नहीं Hello? सर. आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आवाज आ रही. आवाज आ रही है. गुड. तो ऑब्वियसली अगर तुमने किसी से 5 लाख रुपए कर्जा लिया और उस 5 लाख के ऊपर यू प्रॉमिस्ड के एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल बी पेइंग 50,000. एक साल के बाद तुम उसको 5,50,000 रुपए का वापिस दोगे. इंटरेस्ट इज 50,000. तो तुम जब उस 5 लाख को किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे तो हाउ मच वुड यू लाइक टू अर्न? समझ में आ रही है मेरी बात? जाहिर है वो 5,50,000 से ज्यादा ही तुम कुछ अर्न करोगे तो उसको दोगे. सर ये WACC को उर्दू में समझा दें, समझ नहीं आया. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, अगर तुम किसी एक सोर्स से कैपिटल नहीं ले रहे, फंड रेज नहीं कर रहे, मुख्तलिफ सोर्सेज से ले रहे हो, तो हर सोर्स का जो इंटरेस्ट रेट है वो अलग अलग होगा. जैसा कि हमारे ऊपर वाले केस में था कि अगर आप बैंक से लोन लें तो 9%, LED टीवी लेने जा रहे हैं हम, बैंक से लोन लें 9%, क्रेडिट कार्ड से लें इंस्टॉलमेंट पे तो 15%, और अगर अपने सेविंग अकाउंट में से पैसे निकाल के दें तो जो हमें सेविंग अकाउंट में 5% इंटरेस्ट मिल रहा था पर ईयर वो हमारा खत्म हो जाएगा. वी विल बी लूजिंग दैट 5% पर ईयर. ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने दो ऑप्शन सिलेक्ट किए. नंबर 1 क्रेडिट कार्ड, जो हमारी टोटल अमाउंट थी उसका 40% हमने क्रेडिट कार्ड से पे कर दिया, और जो बाकी 16% थी, बाकी 60% अमाउंट रिमेनिंग थी वो हमने अपनी सेविंग में से पे कर दी. तो क्योंकि हमने अपनी सेविंग में से 60% अमाउंट पे की है तो जो 5% इंटरेस्ट हमें बैंक से मिलता सेविंग अकाउंट के ऊपर वो अब हमें नहीं मिलेगा. तो वी विल बी लूजिंग दैट मनी. अब इन दो ऑप्शंस को हम सम कर लेंगे, सम या इनका वेट, ओवरऑल वेट निकाल लेंगे. कैसे निकालेंगे? 40% कितना बना? 0.4. क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट क्या है? 15%, तो ये 15% 15 ही आ जाएगा. सेविंग अकाउंट में से हमने कितने दिए? 60% अमाउंट दी, तो ये 0.6, और किस रेट पर थी ये? 5%, तो ये 5 ही आ जाएगा. तो ओवरऑल वेटेड एवरेज जो निकला हमारा वो निकला 9%. चाहो तो इसको कैलकुलेट कर लो. 0.4 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 9%.
So the inequality ROR, which is rate of return, is greater than or equal to MARR, minimum attractive rate of return, which is again greater than weighted average cost of capital, must be correct for an accepted project. ये जो inequality है ये करेक्ट होनी चाहिए या वैलिड होनी चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेंस के लिए. Often there are many alternatives that are expected to yield a rate of return that exceeds the MAR, minimum attractive rate of return, but there may not be sufficient capital available for all. अच्छा, अब ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हो जिनका रेट ऑफ रिटर्न मार से ज्यादा हो. भाई मार से ज्यादा होगा जब भी तो हम किसी ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करेंगे, बट द प्रॉब्लम इज देयर मे नॉट बी सफिशिएंट कैपिटल अवेलेबल फॉर ऑल. ठीक है, तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो तमाम ऑप्शंस के लिए नहीं है. मतलब अगर तुम अपना घर बनाना चाहते हो एक मंजिल ऊपर और रेंट आउट, वो भी करना है, ऊबर में गाड़ी भी चलानी है, वो भी करना चाहते हो, बैंक में भी रखना चाहते हो, ठीक है, किसी और इन्वेस्टमेंट स्कीम में भी पैसे लगाना चाहते हो, शेयर का काम भी करना चाहते हो, तो तमाम चीजों के लिए इतने पैसे नहीं है अवेलेबल, जबकि हर ऑल्टरनेटिव का रेट ऑफ रिटर्न जो है वो मार से ज्यादा है. बट द लिमिटेशन इज दैट ऑफ कैपिटल अवेलेबल, or the project risk may be estimated as too high to take the investment chance. या ऐसा हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे कि डूब जाएंगे पैसे. Therefore, new projects that are undertaken usually have an expected return at least as great as the return on another alternative that is not funded. The expected rate of return on the unfunded project is called the opportunity cost. Okay, now we have another term which is different from MAR, opportunity cost. Opportunity cost क्या चीज है? The expected rate of return on the unfunded project. वो प्रोजेक्ट जो कि आप फंड नहीं कर सके, जिसके लिए कि कैपिटल अवेलेबल नहीं था, लास्ट प्रोजेक्ट जिसके लिए कैपिटल अवेलेबल नहीं था, उसका रेट ऑफ रिटर्न जो है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा. और उसके बाद जो आपके पास प्रोजेक्ट आया है कुछ अरसे के बाद, तो वो उतना ही रेट ऑफ रिटर्न ऑफर करना चाहिए जितना कि आखिरी प्रोजेक्ट था जिसको आप फंड नहीं कर सके और जिसके रेट ऑफ रिटर्न को आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह रहे हैं. ठीक है, इसकी मैं डेफिनेशन दोबारा पढ़ देता हूं. The opportunity cost is the rate of return of a foregone opportunity caused by the inability to pursue a project. Numerically, it is the largest rate of return of all the projects not accepted due to the lack of capital funds or other resources. When no specific MAR is established, the de facto MAR is the opportunity cost. अगर कोई MAR पहले से डिफाइन नहीं है तो जो डिफॉल्ट मार होगा वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा. दैट इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट नॉट अंडरटेकन ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल फंड्स. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर दिस. ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उस रेट ऑफ रिटर्न का है
उस प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न है जो आप फंड नहीं कर सके. सो दैट इज द largest rate of return of all projects not accepted. Not accepted means foregone due to the lack of capital funds or other resources. Now you realize how MAR is established. MAR is basically the default MAR या de facto MAR is the opportunity cost. एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको आप फंड नहीं कर सके उसका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न बन जाएगा फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. अब हम वापस अपने ऊपर वाले ग्राफ की तरफ आते हैं. ये पॉइंट समझ में आया सबके? हाँ भाई, प्लीज आंसर मी. ये पॉइंट समझ में आया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आपकी आवाज आ रही है. आ रही है सर, आ रही है. आवाज आ रही है तो जवाब क्यों नहीं दे रहे भाई? जवाब तो जवाब दो. दे रहे सर, बिल्कुल बकायदा समझ आया. आ रही है सर, आ रही है. हाँ भाई, जब मैं पूछता हूँ आवाज आ रही है तो सब जवाब देते हैं. जब मैं कोई और काम की बात पूछता हूँ तो सब सो रहे होते हैं. नहीं सर, आ रही आवाज आ रही है. सही, आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है. गुड. अच्छा, तो अब मैंने पूछा ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ में आई या एक्सप्लेन करूं दोबारा? आ गई सर. ये बेटा नहीं समझ में आएगी तो ये नहीं समझ में आएगी. दिस इज थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल डिफरेंट है ये बात. आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें से एक प्रोजेक्ट सबके लिए आपके पास फंड नहीं है. ठीक है, आप कुछ को आप फंड कर रहे हैं, कुछ को नहीं कर रहे हैं. अब जिस प्रोजेक्ट को आप फंड नहीं कर सके, जिसके लिए कैपिटल फंड अवेलेबल नहीं है आपके पास, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि आप अपने घर के ऊपर एक और मंजिल बनाना चाहते हैं या अपने कोई और काम करना चाहते हैं जिससे कि आपका रेट ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट रेट जिस पर अच्छा मिले, मगर आपके पास पैसे नहीं है उसको करने के, तो वो जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी. ठीक है, उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है दैट विल बी कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और अब अगर आपका मार पहले से एस्टेब्लिश नहीं है बाकी तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए, तो जो डिफॉल्ट मार होगा वो वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी. इट विल सर्व एज ए मार फॉर अदर प्रोजेक्ट्स. ओके, यू गेट माय पॉइंट? ठीक है, इसकी अब हम एग्जांपल करते हैं एज एन इलस्ट्रेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी कहां से? गुड क्वेश्चन. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी नहीं आपके पास, ये तो जा चुकी है. ये तो वो चीज है जो आपको मिल ही नहीं सकी. मगर अगर ऐसा होता, अगर आपके पास एनफ फंड्स होते, हाउ डू वी अवेल दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? दैट इज द पॉइंट. वेरी गुड क्वेश्चन. दैट इज द पॉइंट. वो अपॉर्चुनिटी आप अवेल कर ही नहीं सके. आपने प्लान बनाया कि भाई मैं अपने घर के ऊपर एक और मंजिल बनाऊंगा, मगर मुझे, आपके पास 10 लाख रुपए हैं. ठीक है, मगर जब आप एस्टिमेट करके काम शुरू करने की कोशिश की तो पता चला कि 10 लाख में तो नहीं बनेगा. ये तो मेरा जो अनदर फ्लोर है ये 20 लाख रुपए में बनेगा. तो यू स्टॉप्ड इट. आपने कहा मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है क्योंकि मेरे पास एनफ फंड्स नहीं है. राइट? यहां तक समझे? अब अगर तुम्हारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता तो तुम्हें लेट से रेट ऑफ रिटर्न 10% मिलता, मगर ये तो कंप्लीट ही नहीं हो सका ना, ये तो फॉरगॉन अपॉर्चुनिटी है. तो अब ये जो 10% है, 10% rate of return, it will be served as a mar for all other projects.
इस 10% को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे और बाकी तमाम आने वाले जो अगले प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए ये 10% जो है ये इट विल वर्क एज मार्क, डिफॉल्ट मार्क 10%. Get it? समझ में आई ये बात? यस सर। यस सर। ठीक है, मेरा ख्याल है मैंने काफी एक्सप्लेन कर दिया, बट एक दफा जरा इसकी डेफिनेशन से खुद गुजरोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ओके अच्छा, अब इसकी एक जो हमने ग्राफ अभी पढ़ा था ऊपर, चाहो तो वो दोबारा अपने सामने खोल लो, मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार. एज्यूम ए मार ऑफ 12% पर ईयर. अब उसके अंदर हम मार एज्यूम कर रहे हैं 12%. फर्दर एज्यूम दैट अ प्रपोजल, कॉल इट ए, एक प्रपोजल है उसका नाम हमने ए रखा और उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कितना है 13%, यानी कि जो ओरिजिनल मार है उससे 1% ज्यादा है. तो it's likely to be acceptable, but the problem is it is not funded due to the lack of capital. प्रपोजल ए को एक्सेप्ट करने के लिए या उसको हमें वैलिड करने के लिए हमारे पास कैपिटल फंड अवेलेबल नहीं है. ठीक है, रिमेंबर दैट कि उसका रेट ऑफ रिटर्न कितना है 13%. मीनवाइल प्रपोजल बी हैज अ रेट ऑफ रिटर्न 14.5% and is funded from available capital. अब एक प्रपोजल बी आता है प्रपोजल ए के बाद जिसका रेट ऑफ रिटर्न 14.5% है. ये कोई दूसरा अलग ही काम है और हो सकता है इसमें उतने पैसे नहीं चाहिए हो जितने प्रपोजल ए में चाहिए हो. सो या हमारे पास कहीं से इस वक्त पैसे आ चुके हैं, whatever is the case, and is funded from available capital. अब जो कैपिटल है उससे हमने प्रपोजल बी को फंड कर दिया है. ठीक है, यहां तक पहुंच गए सब. सिंस प्रपोजल ए इज नॉट अंडरटेकन ड्यू टू द लैक ऑफ कैपिटल, its estimated rate of return of 13% is the opportunity cost. That is, the opportunity to make an additional 13% return is foregone. तो अब ये जो 13% है which is the rate of return for proposal A, ये क्या कहलाएगा? opportunity cost. That is, the opportunity to make an additional 13% return is foregone. Foregone मतलब ये चीज खत्म हो चुकी है, जा चुकी है, मिट चुकी है. अब अगर इस सवाल में ओरिजिनल मार्क 12% डिक्लेयर नहीं होता, डिफाइन नहीं होता, तो हम क्या करते? इसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 13% को आगे के तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए मार डिक्लेयर कर देते. क्लियर हुई बात? यस सर। यस सर। एक दफा चाहो तो इसको पढ़ लो ताकि अगर कोई क्वेश्चन मुझसे पूछने, क्योंकि दिस इज द लास्ट थिंग इन दिस टॉपिक एंड देन विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर. दिस चैप्टर इज डन. So please read the definition again and this last example जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है. अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कर लो. इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट यूज. ये हमें नहीं करना है. कोई भी क्वेश्चन जिसमें स्प्रेडशीट यूज हो रही होगी, स्प्रेडशीट से मुराद है एक्सेल, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कोर्स. एक्सेल किसी को पर्सनली इंटरेस्ट है, सीखना है, तो ही और शी कैन डू इट, बट ऑब्वियसली दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द कोर्स. स्प्रेडशीट्स एंड एक्सेल यूज, तो हम ये नहीं करेंगे.
अच्छा, then we have problems. इसका हमारा जो फर्स्ट असाइनमेंट है, I will upload on VLE as well very soon. तो ये असाइनमेंट अपने पास नोट डाउन कर लो. प्रॉब्लम्स पेज नंबर 31. पेज नंबर 31 पे प्रॉब्लम्स दी हुई हैं 1.1 से लेके ये पेज है 34. 1.1 से लेके 1.41. प्लीज राइट इट डाउन. पेज 31 से पेज 34 1.1, प्रॉब्लम 1.1 से लेके प्रॉब्लम 1.41. ये सारी प्रॉब्लम्स हैंड रिटन फॉर्म में करनी है. सर ये मिड तक करनी है सर, इसके लिए कितना टाइम है, मतलब मिड तक करना है? टाइम मैं बता दूंगा, टाइम एनफ होगा. टाइम के लिए परेशान नहीं हो. असाइनमेंट है ये टेस्ट नहीं है, असाइनमेंट है, तो टाइम विल बी एनफ. और हैंड रिटन फॉर्म में होना चाहिए. हैंड रिटन किसी की, दो लोगों की हैंड राइटिंग एक जैसी नहीं होनी चाहिए. ये ना हो कि एक आदमी करे और बाकी सब उसी को मुझे फॉरवर्ड कर दें. ठीक है, किसी दो की हैंड राइटिंग मैच हुई तो मैं उसके नंबर आधे आधे कर दूंगा 50%. जितने ज्यादा लोग होंगे नंबर उतने कम होते चले जाएंगे. दिस इज द फर्स्ट असाइनमेंट. इट विल बी द वेटेज विल बी 5 मार्क्स. ठीक है, ये बड़ा असाइनमेंट है तो इसके मार्क्स ज्यादा हैं. कहाँ से कहाँ तक है वापस बताइएगा. हैं? क्या कह रहा हो बेटा? सर कहाँ से कहाँ तक है? सर कहाँ से कहाँ तक करना है? 1.1 से कहाँ तक है? 1.1 से लेके 1.41. ये जो 1.42 से स्प्रेडशीट शुरू हुआ है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है. 1.41 तक करना है. लास्ट क्वेश्चन विल बी 1.41. ठीक है, और इसकी हार्ड कॉपी इसकी संभाल कर रखना. सिर्फ मुझे सॉफ्ट कॉपी नहीं चाहिए होगी VLE के ऊपर. आई विल बी नीडिंग हार्ड कॉपी एज वेल, क्योंकि मिड टर्म के बाद यूनिवर्सिटी खुल जाएगी तो ऑब्वियसली फिर हार्ड कॉपी इसको इसकी सबमिट करा देना. सो कीप इट सेफ. सर इसको VLE पे भी अपलोड करना पड़ेगा? अभी मुझे पता नहीं है. आई डोंट नो येट. तो फिर VLE पे अपलोड किस तरह होगा. तो बहरहाल अभी तो ये कि हैंड रिटन फॉर्म में कर लो, इसीलिए मैं जल्दी दे रहा हूँ. दिस इज द सेकंड वीक मैं दे रहा हूँ क्योंकि हमारा पहला चैप्टर हो चुका है. तो ऑब्वियसली ये करना शुरू कर दोगे तो ये हो जाएगा और तुम लोगों के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे इससे. अच्छा सर ये मेरी तरफ सर अभी 11 बजे लाइट चली जाएगी सर, तो फिर वो अटेंडेंस वगैरह की क्या सीन है सर? अच्छा, तुम्हारी लाइट चली जाएगी? जी सर, ये गांव साइड है सर, यहाँ पे कुछ मालूम नहीं है. चली गई लाइट? बस जा रही है सर, 1 मिनट रहता है. सर अभी कुछ बच्चों क्या नहीं है लाइट इस वक्त भी. मेरी जा रही है. कोई बात नहीं. अब भाई लाइट है या नहीं है ये तो मेरे साथ भी हो सकता है. सर सर मेरा अटेंडेंस ले तो लेता गांव. हूं. हाँ ले ले अटेंडेंस लेने सर. ठीक है, मैंने अटेंडेंस ले लिया अभी.
ले लिए, चलो ठीक है, थैंक सर यू। लेकिन कुछ बच्चों की लाइट नहीं है, वो अभी ज्वाइन नहीं हो सके। कोई बात नहीं भाई, जब नहीं है तो नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। कभी थोड़ा जल्दी, वैसे भी मैं 11:15 तक लेता हूँ अटेंडेंस। सर फिर 11:15 बजे एक और ले लीगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से हम 11 बजे ही लिया करेंगे, आधे घंटे पहले। ठीक है, ये सही है सर, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा अब हम जरा आई विल स्टॉप शेयरिंग दिस। स्लाइड्स भी देख लें जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो ताकि वो उसमें कोई ऐसी चीज ना हो जो तुम लोगों ने नहीं की हो। अच्छा मुझे बताना, स्लाइड आ रही है? सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, is everyone getting this slide? नो सर। सर अभी 5 मिनट में, 2-3 मिनट में आ जाएगी। As soon as you can see the slide, let me know, ताकि क्विकली हम ये रिकैप कर लें। अभी भी नहीं? नो। मैं दिखाई दे रहा हूँ या मैं भी नहीं दिखाई दे रहा? हाँ भाई, मेरी वीडियो आ रही है? नो सर। नहीं सर। मेरी वीडियो भी नहीं आ रही? नो सर, नो सर। नहीं सर। सर सर आप ऑर्गेनाइजर शो ही नहीं हो रहे सर आज। अच्छा, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। सर आप स्लाइड बता दें, हम देख लेंगे फिर। हालांकि यहाँ में ये मेरी वीडियो यहाँ से तो जा रही है। चलो स्लाइड्स है ना तुम लोगों के पास? ठीक है, फर्स्ट चैप्टर की स्लाइड्स जो है, नहीं मतलब सेकंड चैप्टर की तो मैंने अभी दी नहीं है, तो तुम लोगों के पास हो नहीं सकती। एनीवे मैं कोशिश करता हूँ कि अभी अपलोड कर दूं। सर व्हाट्सएप पे भेज दें सर। तुम लोग स्लाइड्स कहाँ से एक्सेस कर रहे हो? वीएलई से एक्सेस कर रहे हो या टीम से एक्सेस कर रहे हो? सर वीएलई से भी कर रहे हैं, यहाँ से भी कर रहे हैं। सर वीएलई से जहाँ से मिल जाए। टीम पे मैंने अपलोड की है, वहां से मिल रही है किसी को स्लाइड, या वहां से नहीं मिल रही टीम से? जहाँ चेक टीम नहीं से की भी सर। मिल रही है। सर मिल रही है। अच्छा अभी अपलोड नहीं हो रही ना? लेट मी ट्राई अगेन। सर पिछला रिवाइज करा दें। सर व्हाट्सएप कर दें। नहीं, ये मैं रिवाइज ही करा रहा था भाई। वीएलई पे कर दें सर, अटेंडेंस भी लग जाएगी। ये मैं रिवाइज ही करा रहा था बेटा। चलो अगर आ जाए तो लेट मी नो, वरना मैं मीन टाइम मैं वीएलई पे अपलोड कर देता हूँ।
अच्छा, but these slides are for the third week. ठीक है, फर्स्ट वीक की स्लाइड्स हमने कर दी हैं, अब मैं थर्ड वीक में फर्स्ट वीक की स्लाइड जो है वो सेकंड वीक में भी वही रहेंगी. नहीं, अभी अभी तक स्लाइड अपलोड नहीं हुई भाई, किसी को नजर नहीं आ रही है स्लाइड? नो सर. मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, कोई बात नहीं, ये स्लाइड तो ओपन कर लो, ये तो गिवन है तुम्हें. मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, ये तो फर्स्ट चैप्टर की स्लाइड है, ये तो गिवन है, तुम लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी वीएलई से. प्लीज ओपन दिस.
हाँ भाई, खोली स्लाइड में, स्लाइड में निकालो No, sir. मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। मैंने दूसरी स्लाइड्स भी अपलोड कर दी हैं, यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम वीएलई। वीएलई पर सबके पास शो हो रही हैं। यस सर, शो हो रही है। आई होप सब एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 की स्लाइड सब डाउनलोड कर लो अगर तुम्हारे पास अवेलेबल हो रही है। चैप्टर नंबर 2 लेक्चर स्लाइड्स। सर हो गया सर, डाउनलोड किया है सर। हो रही है? यस सर। ठीक है, वो डाउनलोड कर लो। और क्विकली हम चैप्टर नंबर 1 की स्लाइड से गो थ्रू हो जाते हैं। मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चैप्टर नंबर 1 लास्ट 3 स्लाइड्स। मार्क कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमारे हो गए हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एवरेज कॉस्ट ऑफ, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एग्जांपल भी हो गई है। ठीक है, दैट्स ऑल डन। चैप्टर समरी। चैप्टर नंबर 2, अभी जो मैंने स्लाइड्स अपलोड किए हैं चैप्टर नंबर 2 मिल गई सबको? प्लीज डाउनलोड इट। मीटिंग, एमएस मीटिंग पर भी मैं अपलोड कर दूंगा आफ्टर द मीटिंग। सर वेली से डाउनलोड किया है सर चैप्टर 2। अच्छा, क्विकली वी स्टार्ट दिस चैप्टर।
So if anyone is unable to see the slides on his or her screen, please open chapter number 2 जिसकी slides मैंने VLE पे upload की हैं. How time and interest affect money. Is everyone getting this? Yes, sir. Very good. Okay. Here we have contents of the chapter. First, second slide, contents of the chapter. Single payment compound amount factor. SPCAF. Single payment compound amount factor. ठीक है, ये वही चीज है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है. Then we have single payment present worth factor. SPPWF. Both of them are single payment. एक compound amount है, एक present worth है. Then we have uniform series present worth factor, capital recovery factor, uniform series compound amount factor, sinking fund factor, arithmetic gradient factor, geometric gradient series factor. Maybe the last topic is optional. We'll see if we want to do it or not. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वही क्वेश्चन है जो हम कर चुके हैं. एग्जाम्पल 100,000 लैंड फॉर 3 years, इंटरेस्ट रेट इज 10% per year. What is repayment after 3 years? सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करना है इसमें. अब द ओनली डिफरेंस इज दैट ऑफ द नोटेशन. प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 100,000. कितने साल के लिए दिया गया? n = 3. इंटरेस्ट रेट क्या है? 10%. ये क्वेश्चन किया था, याद है सबको? सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? P × n × I. 30,000 टोटल ड्यू, 100,000 + 30,000 = 130. कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल के लिए कैसे किया हमने, फिर दूसरे साल के लिए किया, फिर तीसरे साल के लिए किया. हर साल इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा था. तो टोटल ड्यू क्या हुआ? 13310. यानी कि 100,000 तो जो लोन है वो है, उसके अलावा 30,000 सिंपल इंटरेस्ट एंड 3,100 विल बी दी कंपाउंड इंटरेस्ट. रिमेंबर दिस? याद आ गया सबको ये? Yes, sir. गुड. ठीक है, तो ये this is the question of single payment compound amount factor. अब इसके लिए बेसिकली फार्मूला क्या है? इफ एन अमाउंट P इज इन्वेस्टेड एट टाइम T = 0. अब हम डायरेक्ट फार्मूला पुट करेंगे जो हमने पहले पढ़ा भी था. द अमाउंट एक्यूमुलेटेड आफ्टर ईयर, फर्स्ट ईयर के बाद F इज द फ्यूचर वैल्यू. ठीक है, P इज द अमाउंट और I इज द इंटरेस्ट रेट. तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? P = 1 + I. एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यानी कि F2 क्या बना? F1 + F1I. तो टोटल इसका क्या होगा? P 1 + I² फॉर द सेकेंड ईयर. थर्ड ईयर क्या हुआ? P 1 + I3. ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेप्स ये हैं, देख लो. 1 + I, ये 3 नीचे नहीं है बल्कि ये Q ऊपर है. 1 + IQ. तो जो जनरल फार्मूला है कि कितने साल के लिए आपको, जिस साल के लिए चाहिए होगा, फ्यूचर वैल्यू चाहिए होगी, उसमें आप क्या करेंगे? P प्रेजेंट वैल्यू 1 + I. I इज द इंटरेस्ट रेट एंड रेज़ टू द पावर n. n क्या चीज है? व्हाट इज n? number of years. नंबर ऑफ इयर्स. वेरी गुड, वेरी गुड. तो कंपाउंड इंटरेस्ट जिस साल का हमें निकालना होगा या जितने भी साल का निकालना होगा, उस पे हम डायरेक्ट ये फार्मूला पुट कर देंगे रादर देन गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, कि एक साल का निकालें, फिर अगले साल का निकालें, फिर तीसरे साल का निकालें. इस तरह करने के बजाय हम डायरेक्ट
इस फार्मूले को पुट करके निकाल सकते हैं। द टर्म 1 plus IN is known as the single payment compound amount factor. It is also referred to as F over P factor. अच्छा, अब ये F over P क्या चीज है? Let me explain. This is a converting factor. When multiplied by P yields the future amount F of initial amount P after n years at interest rate I. ये जो F over P है, इसका मतलब ये है कि find F given P. जो चीज ऊपर होगी वो मालूम करनी होगी फ्रैक्शन में, और जो चीज नीचे लिखी हुई होगी, यानी कि P नीचे लिखा हुआ है तो ये गिवन है, ठीक है। एंड फार्मूला क्या होगा इसका? F इज इक्वल टू P1 plus IN। यहां तक समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है, यहाँ समझ में आ गई। अगर F ओवर P लिखा हुआ है तो क्या चीज मालूम करनी है हमें? F मालूम करना है, और गिवन क्या चीज है? P। अगर ये अपोजिट लिखा हुआ हो P ओवर F, तो प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी होगी और गिवन क्या चीज होगी? फ्यूचर वैल्यू। तो फिर उसका फार्मूला अलग हो जाएगा। अब इस सवाल को इसी फार्मूले से इन्होंने कैलकुलेट किया है। सिंपल इंटरेस्ट P इंटू N इंटू I, PNI 130,000। कंपाउंड इंटरेस्ट F इज इक्वल टू P1 plus IN। तो अगर हम डायरेक्ट इस फार्मूले से करें तो वही जवाब आएगा जो कि पहले आया था, 133,100, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट फार्मूले से हम मालूम कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सिंगल पेमेंट कंपाउंड अमाउंट फैक्टर। ये चीज याद रखो बस, आज नहीं है। सिंगल पेमेंट कंपाउंड अमाउंट फैक्टर, एक ये टर्म नहीं आई है, फार्मूला थोड़ा सा एलैबोरेट किया है हमने, जो कि हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कन्वर्ट करेंगे कि अगर फ्यूचर की वैल्यू गिवन हो तो प्रेजेंट कैसे निकालेंगे। दैट विल बी कॉल्ड सिंगल पेमेंट प्रेजेंट वर्थ फैक्टर, ठीक है। मगर आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। ओके, एनी क्वेश्चन सो फार? ये मैंने इसलिए जल्दी से करा दिया क्योंकि ये हमने किया हुआ है। एक दफा ये स्लाइड्स देख लोगे तो you will understand. The only thing is the new term, single payment compound amount factor. That's it. That's a new term, terminology. Or F over P and P over F. In fact, अभी हमने F over P किया है, which is F find F, P given. बेटा कोई सवाल है तो कर लो। नो सर। गुड। जाहिर है ये क्वेश्चन तो तुम लोगों ने समझा हुआ है, सिर्फ ये टर्मिनोलॉजी समझ लो। दैट्स इट। So how do you find this course? Obviously it's different from ethics. I mean, Interesting and quite difficult. Sorry? इंटरेस्टिंग है सर, पर थोड़ी सी मुश्किल है। हाँ इंटरेस्टिंग है, but it needs some focus. This is very interesting. I think as far as I am concerned, it's more interesting than ethics. Ethics अपनी जगह अच्छा था, मगर उसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं थी। इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, नंबर 1, तो थोड़ा सा ये ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। मतलब इसके अंदर न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, नंबर अच्छे मिल सकते हैं अगर आप सही सवाल करेंगे। तो जिस तरह मैथमेटिक्स में पूरे नंबर आते हैं, इसमें भी नंबर अच्छे आ सकते हैं। वन थिंग, तैयारी करना आसान है। यू नो द फार्मूला, यू नो द मैथमेटिकल स्टेप्स, एंड इजीली यू गेट द आंसर।
but you should know, you should familiarize yourself with the economic terms. That's important. और सबसे important चीज, like the course of ethics, these things apply in your everyday life, your personal life, your professional life, both. ये चीजें apply होती हैं. Whenever you go to the bank, whenever you are taking loans, whenever you are paying off your credit card bills, whatever. Plus जिंदगी में बहुत सारे फैसले इकोनॉमिक्स के हवाले से करने होते हैं, रिगार्डिंग कैपिटल, रिगार्डिंग लोन्स, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स आपके पास होते हैं, उनको सिलेक्ट करना, ठीक है, विच वन इज बेस्ट. तो ऑब्वियसली दिस कोर्स गाइड्स यू अ लॉट. एंड व्हाटएवर फील्ड यू आर इन, ये जो इकोनॉमिक्स है ये तो हर जगह ही अप्लाई होती है, चाहे आप जिंदगी के किसी भी शोबे में हो, कोई भी जॉब कर रहे हो. बिल्कुल सर. In fact, when I taught this course for the first time, I learned so many things about banking and stuff. How interest rate works, how insurance works. What is the underlying phenomena? कैसे कैलकुलेशन होती है, ठीक है. Anyway, thank you class. Thank you for your time and patience. I hope you enjoy. You are enjoying this as well. यस सर. बस ये कि थोड़ा सा इसको जो ड्यू फोकस देना है वो जरूर दो. बहुत मुश्किल कोर्स नहीं है मगर बहुत आसान भी नहीं है, तो ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स योर अटेंशन, ठीक है. एंड आई होप जिस तरह मैं लेके चल रहा हूँ, यू आर गेटिंग इट, यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. अगर तुम्हें लगे कि हम लोग बहुत ज्यादा फास्ट जा रहे हैं तो लेट मी नो, हम अपनी पेस अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे. राइट. Okay, sir. Thank you so much. थैंक यू. यस सर.